हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन कुमार है और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन। ये तीसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज़ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन टर्म्स। सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड और उसके फैक्टर्स। आज हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, ठीक है, और इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है रॉल्स लॉ। तो आज हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर, चलिए इसका एक एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये एक कंटेनर है, इसमें हमने क्या ले लिया, एक लिक्विड लिया, ठीक है, ठीक है। ये लिक्विड वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल लिक्विड किसे कहते हैं? जो आसानी से लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। ये वोलेटाइल लिक्विड है और यहाँ पे मैंने लिया है वाटर। वाटर आसानी से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते हुए आप लोगों ने देखा ही होगा। तो वाटर क्या है? एक वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। ये एक वाटर है, ठीक। अब इसमें होता क्या है कि एट रूम टेम्परेचर पे वाटर को देखे होंगे आप लोग कि जब उसे हम हीट करते हैं तो एट सर्टेन टेम्परेचर, एक निश्चित तापमान पे पहुंचने के बाद लिक्विड बॉयल करता है और उससे भाप निकलने लगते हैं बाहर। बट एट रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो इस लिक्विड के अपर सरफेस की जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं कि ये इंटरनल एनर्जी की वजह से ये क्या करते हैं, गैसियस फॉर्म में जाते हैं ऊपर, ठीक है। जो अपर लेयर के जो पार्टिकल्स हैं एट रूम टेम्परेचर पे, ना कि ये हीट करने के बाद, एट रूम टेम्परेचर पे भी जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, गैसेस फॉर्म में ऊपर चले जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवापोरेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवापोरेशन। एट रूम टेम्परेचर पे, लेस देन बॉइलिंग पॉइंट पे, जब ये लिक्विड के पार्टिकल्स गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? इवापोरेशन। अब चूंकि ये हम कंटेनर ओपन है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई ढक्कन नहीं लगा रखा है, तो यहां पे एटमॉस्फेयर भी मौजूद रहेगा, एटमॉस्फेयर भी मौजूद रहेगा। और हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर भी हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है, ठीक है। तो जो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो गैस के पार्टिकल हैं ये उड़ के बाहर नहीं जा पाएंगे एट रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, एट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, फिर ये गैस के पार्टिकल्स वापस नीचे लिक्विड के सरफेस से, लिक्विड के सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे और वापस गैस से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, ठीक है। और इस टाइम पे जो गैस के पार्टिकल इस लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। इसे क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर पे क्या ये लिक्विड के अपर सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवापोरेशन। और ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये गैस के पार्टिकल बाहर, कंटेनर से बाहर निकल के एटमॉस्फेयर में ये फैल नहीं पाएंगे एट रूम टेम्परेचर पे, तो वो क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो वापस फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। और इस टाइम पे जो गैस लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है उसे क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर, ठीक है। एट सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या है? लिक्विड से गैस बन रहा है, फिर गैस से लिक्विड बन रहा है, इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो वेपर के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर, ठीक है, एट सर्टेन टेम्परेचर पे। तो ये वेपर प्रेशर जो है वो, उसे अगर हम यहाँ पे डिनोट करें PV से, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं अगर PA से, ठीक है। तो जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर जो होगा PV, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। तभी तो जो लिक्विड गैस बन रहा है वो फिर वापस
लिक्विड में ही कन्वर्ट हो जा रहा है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि ऊपर से जो एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई कर रहा है ना, वो वेपर प्रेशर से ज्यादा है। ठीक है, जो इधर से अब प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो ऊपर से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उससे कम है, जिसकी वजह से वो वापस फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये कब होगा? एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यानी रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हीट देना शुरू करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको गर्म करेंगे, यहाँ पे हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, इधर से हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, धीरे धीरे ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा। मतलब जब ये लिक्विड बॉयल करने लगेगा, और वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, तो ये जो इसके लिक्विड गैस में कन्वर्ट होंगे, वो इस कंटेनर से बाहर निकल करके एटमॉस्फेयर में फैल जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पे जो गैस का प्रेशर है, यानी जो उस टाइम जो वेपर प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर या उससे अधिक है। ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, और इस टाइम पे जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा ना, उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। जब ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो और वापस लिक्विड में कन्वर्ट ना हो, वो एटमॉस्फेयर में फैल जाए, इस समय पे जो इसका प्रेशर होगा, उस वेपर प्रेशर लिक्विड के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, और इस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जो कि वाटर के लिए क्या होता है, H2O के लिए क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये है हमारा वेपर प्रेशर। अब इसी से रिलेटेड हमें पढ़ना है क्या, रॉल्स लॉ। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमें पढ़ना है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। ये रॉल्स लॉ कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, ये लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, रॉल्स लॉ जो है वो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हम पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे किसी कंटेनर में एक लिक्विड A है। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर में हमें पढ़ना है ना, बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट। अब इसमें जो दोनों कंपोनेंट होंगे, वो दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, लिक्विड। ठीक है, और दूसरा जो है ये कोई दूसरा लिक्विड B है। अब इनकी खासियत क्या है, ये दोनों वोलाटाइल होते हैं, मतलब जो आसानी से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, ये दोनों वोलाटाइल लिक्विड है। अब इन दोनों लिक्विड का अपना कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, इनका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। हम उसे डिनोट करते हैं किससे, PA0 से। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A। PA0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A। अब जो लिक्विड B है, इसके पार्टिकल्स भी एट नॉर्मल टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होंगे, और इनका भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, जिसे हम डिनोट करेंगे किससे, PB0 से। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B का। ठीक है, प्योर लिक्विड B का। अब इन दोनों लिक्विड्स को हमने मिक्स कर दिया एक कंटेनर में। ठीक है, इन दोनों को जब मिक्स करेंगे, ठीक है, तो इस
केस में जो वेपर प्रेशर ए का और बी का क्या होगा, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या आता है, रॉल्स लॉ। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें वेपर प्रेशर ऑफ ए और वेपर प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, इसी को एक्सप्लेन करता है क्या, रॉल्स लॉ। ठीक है, इसी को एक्सप्लेन करता है रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ कहता क्या है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ए का, ओके, यहां पे अब जैसे ये सॉल्यूशन है ए एंड बी का, तो इसके ए के पार्टिकल्स भी कुछ प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, ए के पार्टिकल्स भी कुछ प्रेशर लगाएंगे, और जो पार्टिकल लिक्विड बी है उसके पार्टिकल्स भी कुछ प्रेशर लगाएंगे। अब यहां पे जो लिक्विड बी के पार्टिकल्स वेपर प्रेशर लगा रहे हैं ना, उसको हम पी बी से डिनोट करेंगे, जो कि ये पी बी नॉट नहीं है। पी बी नॉट प्योर लिक्विड बी के लिए था, लेकिन पी बी जो है वो वेपर प्रेशर है किसका, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी का है, लेकिन किसमें, इन सॉल्यूशन। ठीक है, और जो पार्टिकल सॉल्यूशन ए है, इसके पार्टिकल्स भी कुछ प्रेशर वेपर प्रेशर लगाएंगे, वो क्या है, पी ए। ठीक है, ये क्या है हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो पी ए नॉट और पी बी नॉट और पी बी में डिफरेंस समझ में आया। पी बी नॉट ए जो नॉट वाला है ना ऊपर, वो किसके लिए है, प्योर के लिए है। ठीक है, प्योर के लिए है, सिर्फ उसमें एक ही लिक्विड है। लेकिन यहां पे जो सिर्फ ए है, पी ए और पी बी है, वो किसमें है, सॉल्यूशन वाले के लिए। ठीक है, ये याद रखना। तो रॉल्स लॉ कहता क्या है कि ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए is directly proportional to the mole fraction in the mole fraction of A in solution। मतलब कि जो ये PA है, वो PA जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा XA का। मतलब कि XA कितना अमाउंट में प्रेजेंट है ना, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन, PA। ठीक है, और PB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, यानी कितना अमाउंट में PB प्रेजेंट है। यही है हमारा क्या, रॉल्स लॉ। ठीक है, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA एंड PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। ठीक है, यही है हमारा रॉल्स लॉ। इसका स्टेटमेंट हम यहां पे लिखते हैं। Partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction। ये हमारा रॉल्स लॉ। PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA एंड PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे यहां से, तो यहां पे एक कांस्टेंट आएगा जो क्या है, PA नॉट। ठीक है, और इसके लिए क्या आएगा, ये है हमारा रॉल्स लॉ। ठीक है, कि जब दो वोलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन, दो वोलेटाइल लिक्विड को आपस में मिक्स करेंगे, तो उसके जो ईच कंपोनेंट है, उसके जो
पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे उसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, ये पहले स्टेटमेंट लिखना, उसके बाद इस डायग्राम को नीचे बनाना। ठीक है, ये हो गया हमारा रॉल्स लॉ। अब इसमें एक नया लॉ आता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये था रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। अब एक नया आता है यहां पे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये क्या कहता है कि इस सॉल्यूशन में अगर हम ऊपर एक पिस्टन लगा दें यहां पे, तो इसके ऊपर जो टोटल प्रेशर होगा, ठीक है, इसके ऊपर जो टोटल प्रेशर होगा वो इन दोनों का समेशन होगा। मतलब ये PA प्लस PB के बराबर होगा। मतलब ये अगर यहाँ पे टोटल प्रेशर अगर लगाए, अगर हम इसे P टोटल अगर कह दे तो ये किसके बराबर होगा, PA के। ये जो P टोटल है ना, ये PA प्लस PB के बराबर होगा। ठीक है, इसे जो है PA, इसे हम पार्शियल प्रेशर भी कहते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ A, और PB को क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ B। ये PB को हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ B। ठीक है, तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि जब दो लिक्विड को मिक्स किए हैं, दोनों का अपना अपना वेपर प्रेशर होगा, तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो उन दोनों के पार्शियल प्रेशर का सम के बराबर होगा। ठीक है, तो टोटल प्रेशर ओवर solution of two component is the summation of partial pressure of each component। ये हमारा क्या, डाल्टन्स लॉ। मतलब कि A और B का जो सॉल्यूशन है, इन दोनों का जो टोटल प्रेशर होगा वो PA प्लस PB के बराबर होगा। ठीक है, क्या है, जो P टोटल होगा, PA पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B के बराबर होगा। ये हमारा क्या, डाल्टन्स लॉ, और ये था हमारा रॉल्स लॉ। ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। अब देखो यहां से हम PB और PA, पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B को उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P टोटल इज इक्वल टू, PA क्या था, PA नॉट मल्टीप्लाइड बाई XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस PB नॉट इंटू XB मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये हमारा टोटल ये फाइनल रॉल्स लॉ। ठीक है, जब इसमें हम डाल्टन्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो जो फाइनल प्रेशर का जो वैल्यू आता है, इक्वेशन आता है, वो ये PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB है। ठीक है, ये हो गया हमारा रॉल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ और इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है टोटल प्रेशर का, P टोटल इज इक्वल टू क्या है, PA प्लस PB। अब इसी में जब हम PA का वैल्यू पुट करते हैं रॉल्स लॉ से, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। ठीक है, अब पिछले क्लास में हमने बताया था, जब कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ा रहा था, तो उसमें मैं बताया था कि जो
मोल फ्रैक्शन होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, जितने भी कंपोनेंट हैं उनका अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकलेगा और उन सारे मोल फ्रैक्शन का समेशन, सपोज कि किसी एक लिक्विड में A प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, ठीक है, तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ A होगा प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B होगा प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C होगा प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ D, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इज इक्वल टू क्या होंगे, 1 होंगे, ठीक है। जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, सपोज ए का हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे निकलता कैसे वैल्यू, एन ए बटा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी, ठीक है। ये कंसंट्रेशन टर्म में मैंने पढ़ाया था। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन ऑफ 2 कंपोनेंट ले रहे हैं, ठीक है, सी और डी इससे गायब रहेगा, तो क्या होगा, एक्स ए, ठीक है, एक्स ए जो है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अब यहां से हम अगर एक्स ए को निकाल दें तो 1 माइनस एक्स बी होगा, ठीक है, 1 माइनस एक्स बी होगा। अब इस एक्स ए को हम इस इक्वेशन में पी टोटल वाले में पुट करेंगे, ठीक है, ये पी टोटल था, क्या होता है देखते हैं, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट, एक्स ए की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। पी टोटल इज इक्वल टू क्या आया था, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। अब यहां से हम एक्स बी को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ये आ गया रॉल्स लॉ का एक नया एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें इस एक्सप्रेशन की खासियत क्या है कि जो पिछला एक्सप्रेशन था पी टोटल का, ठीक है, इसमें क्या था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दोनों इन्वॉल्व थे, लेकिन इसमें हमने मॉडिफिकेशन करके इस टोटल प्रेशर के इक्वेशन को हमने एक मोल फ्रैक्शन के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली यहां पे अगर यदि हम एक्स ए की जगह पे एक्स बी को अगर हम इधर रखें और एक्स ए को उधर भेज दे तो क्या होगा, ये एक नया एक्सप्रेशन आ गया। अब एक्स बी को इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें तो एक नया इक्वेशन आएगा, यहां से पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स, यहां से एक्स बी की वैल्यू हमें रखनी है, ठीक है, एक्स बी की वैल्यू रखनी, पी ऐसे ही रहेगा प्लस पी बी नॉट एक्स बी की जगह पे यहां पे 1 माइनस एक्स ए होगा, ठीक है। अब इसे अगर हम अरेंज कर दे अच्छे से, माइनस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है, ये एक्स ए होगा। अब एक्स ए को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, पी बी नॉट बाहर प्लस एक्स ए पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, ये एक नया एक्सप्रेशन आ गया जो सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये दो नए इक्वेशन आ गए, ये है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ। इन तीनों इक्वेशन का यूज करके हम एक प्लॉट बनाएंगे प्रेशर, वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच, ठीक है। पी टोटल क्या था,
पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। जो दूसरा इक्वेशन था वो क्या था, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी, एक्स बी पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। ठीक है, और जो तीसरा इक्वेशन था वो क्या था, पी टी इज इक्वल टू पी बी नॉट प्लस एक्स ए पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। ये तीसरा इक्वेशन पी बी नॉट प्लस एक्स ए पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। ठीक है, ये तीन इक्वेशन। और रॉल्स लॉ का जो इक्वेशन था वो एक्सप्रेशन जो रॉल्स लॉ का था क्या था, पी पार्शियल प्रेशर ए इज इक्वल टू पी ए नॉट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए और मोल फ्रैक्शन। और एक लास्ट इक्वेशन जो बचा है वो क्या था, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया इसे, बी। इन सारे इक्वेशन का यूज करके हम यहाँ पे एक प्लॉट बनाएंगे टोटल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। ठीक है, ठीक है। इधर क्या है हमारा मोल फ्रैक्शन, इधर क्या होगा हमारा वेपर प्रेशर। ठीक है, इधर क्या है हमारा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में हमें क्या करना है, प्लॉट पढ़ना है। ठीक, तो ये सारे इक्वेशन थे। ठीक, द टोटल प्रेशर ऑफ गैस इज द समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये हमें डाल्टन्स लॉ ने बताया था। ठीक है, और उसके बाद हमने पार्शियल प्रेशर, ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बराबर होता है, ये हमें रॉल्ट लॉ से पता चला। ठीक है, कि पार्शियल प्रेशर जो है वो वेपर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बराबर होगा। और जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाए थे तो उसका जो वेपर प्रेशर था प्योर फॉर्म में वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बराबर आया था। और जब मैंने उसको इसमें पुट किया तो हमें दूसरा इक्वेशन मिला था। और फिर इसमें जब हमने मोल फ्रैक्शन का जो प्रॉपर्टी होता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, इसको जब पुट किया तो हमें ये इक्वेशन मिले थे और ये इक्वेशन मिले थे। ये हमें 4 इक्वेशन मिले थे। ठीक है, रॉल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ की मदद से, जिसे हमें याद रखना है, क्वेश्चन भी आएगा। और इससे रिलेटेड हम प्लॉट पढ़ने जा रहे हैं। वाई एक्सिस पे हमारा क्या होगा वेपर प्रेशर, एक्स एक्सिस पे क्या लेना हमें मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। मैं इस एक्सिस पे एक्स ए इज इक्वल टू 1 ले लेता हूं। ठीक है, और एक्स बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सिस पे जो वेपर प्रेशर हमें रिप्रेजेंट करना है वो प्योर वाले का करना है, प्योर ए का करना है, ना कि बी का। बी हमारा 0 है, मतलब प्योर ए का जो वेपर प्रेशर होगा वो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जो कि जिसे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, सपोज कि यहाँ पे हमारा प्योर पी ए है। ठीक है, पी ए नॉट। अब मैं ये मान लेता हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म पी बी नॉट है, वो क्या है हमारा ग्रेटर है पी ए नॉट से। मतलब क्या कि जो बी है हमारा वो ज्यादा वोलेटाइल है। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा हमें ऊपर यहां पे क्या लेना पड़ेगा पी बी। ठीक है, यहां पे क्या लेना पड़ेगा पी बी नॉट। ठीक है, यहां तक सब सही है। अब देखो, अब हमें क्या करना पड़ेगा इस एक्सिस पे, यहां पे एक्स ए 0 होगा और यहां पे एक्स बी 1 होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे हम एक्स ए का अमाउंट बढ़ाएंगे और एक्स बी का अमाउंट बढ़ाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे
प्लॉट बनेगा किसका, फर्स्ट हम इस इक्वेशन को प्लॉट करना अगर चाहें, ठीक है, इस इक्वेशन को प्लॉट करना चाहें तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो है वो इस पॉइंट पे हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, ये एक्स बी जीरो है, तो अभी इसमें जब एक्स ए प्लस एक्स बी में अगर हम पुट करेंगे तो यहां से ये जीरो हो जाएगा, तो क्या होगा, एक्स ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स ए इज इक्वल टू 1 अगर यहां पे पुट करें तो पार्शियल प्रेशर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पी ए नॉट, ठीक। अब जैसे जैसे हम इस एक्सिस से इधर बढ़ेंगे, हमारा एक्स ए का जो अमाउंट है वो क्या होगा, घटने लगेगा। एक्स ए का अमाउंट जैसे जैसे हमारा घटने लगेगा, मतलब कि यहां पे एक्स ए जो ए 1 है वो क्या होगा, 0.9 होगा, 0.8 होगा, 0.7 होगा, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा ये जो पार्शियल प्रेशर की जो वैल्यू है वो लिनियरली डिक्रीज करेगा, कुछ ऐसे। ये हमारा हो गया पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आते हैं हम पी बी नॉट पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पे क्या होगा। यहां से सिमिलरली अगर इस केस में हम अगर इसको 0 पुट कर देंगे, ठीक है, यहां पे क्या है हमारा, पी ए 0 है और ये एक्स ए 0 है और एक्स बी 1 है, तो एक्स पी 1 अगर पुट करेंगे तो पी बी हमारा पी बी नॉट के बराबर हो जाएगा। इनिशियल पॉइंट हमारा ये बनेगा, ठीक है, इनिशियल पॉइंट क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा। और जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे, हमारा एक्स बी की वैल्यू जो है वो पहले क्या था, 1 था, 0.9 होगा, 0.8 होगा, 0.7 होगा, मतलब ये लिनियरली डिक्रीज करेगा। ये यहां से कुछ ऐसा प्लॉट बनेगा, किसका, पी बी का, पी बी नॉट एक्स बी का। यहां तक समझ में आया सब कुछ क्लियर। अब हम क्या करेंगे, टोटल प्रेशर इसका प्लॉट बनाएंगे, ठीक है, और इसका प्लॉट जब आप प्लॉट करोगे तो ये यहां से कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये हमारा पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। या दूसरे इक्वेशन में से अगर हम लिखना चाहे दूसरे इक्वेशन के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, यहां से पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्लॉट किसका, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में जो रॉल्स लॉ से में रिलेटेड पढ़ना है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले वो क्या है हमारा, वो होने वाला है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ए एंड बी इन वेपर फेज, ठीक है। देखो क्या करना है हमें, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि किसी एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। तो इसमें जो ए का अमाउंट है उसे रिप्रेजेंट किससे किए थे हम, एक्स ए से। बी का जो अमाउंट है उसे हम रिप्रेजेंट किससे किए थे, एक्स बी से, ठीक है। उसके बाद इसका कुछ अमाउंट जो है वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, वेपर फेज में यहां से कुछ कन्वर्ट हो गया, ठीक है, वेपर फेज में कन्वर्ट हो गया। और जो कंपोनेंट ए के द्वारा सबसे पहले तो यहां पे जो हमें फाइनल रिजल्टेंट जो प्रेशर फील होगा, मेजर करेंगे, जो प्रेशर हमें फाइनल जो प्रेशर मिलेगा उसे हम क्या कहते थे, पीटी। और इस टोटल प्रेशर में ये लिक्विड ए का जो कंट्रीब्यूशन है उसे हमने क्या कहा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, उसे हमने क्या कहा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और जो कंपोनेंट बी का जो कंट्रीब्यूशन है इस टोटल प्रेशर में उसे हमने क्या कहा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी दोनों को जब हम जोड़ दिए थे हमें क्या मिला था, यहां से टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी। मतलब इस टोटल प्रेशर में ए अपने तरफ से कितना प्रेशर लगा रहा है और बी अपने तरफ से कितना प्रेशर लगा रहा है, उसे हमने क्या कहा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, जिसे हमने पी ए प्लस पी बी से डिनोट किया था। और इस लिक्विड स्टेट में जो ए और बी का अमाउंट है उसे डिनोट किया था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, एक्स ए और एक्स बी के मदद से, ठीक है। और अगर यदि हम इस लिक्विड में
ए और बी का जो अमाउंट है, ए और बी का अमाउंट है, उसके बेसिस पे अगर पार्शियल प्रेशर की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहे थे तो क्या हमारे पास इक्वेशन आया था, पी ए नॉट एक्स ए, जो हमें रॉल्फ लॉ से मिला था। ठीक है, ये दो इक्वेशन, इसमें हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का जो अमाउंट है, ठीक है, इसका जो वैल्यू है उसको हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के टर्म में लिख लिया, हमें ये मिल गया था आसानी से, हमें ये पता था। लेकिन अगर मैं कहूं कि ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ ए एंड बी विच इज प्रेजेंट इन दिस वेपर फेज, अगर वेपर फेज में ए और बी का जो अमाउंट है उसके बेसिस पे अगर आपको पार्शियल प्रेशर ए और पार्शियल प्रेशर बी को अगर डिफाइन करने के लिए मैं कहूं तो कैसे करोगे? उसके लिए हमारे पास सिंपल इक्वेशन आते हैं। क्या है? जो पार्शियल प्रेशर ए है, क्या आया था हमारा, पी ए नॉट एक्स ए, लेकिन ये लिक्विड फेज के लिए था। ठीक है, ये लिक्विड के लिए था, लेकिन वेपर फेज के बेसिस पे अगर मैं आपसे लिखने के लिए कहूं तो यहां पे वाई ए आएगा और पी टोटल, और पी बी के लिए वाई बी आएगा, पी टोटल। और यहां पे जो वाई ए और वाई बी है ये हमें बताता है क्या, अमाउंट ऑफ ए इन वेपर फेज एंड अमाउंट ऑफ बी इन वेपर फेज। एक्स ए एंड एक्स बी हमें यहां से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स ए एंड वाई ए एंड वाई बी, ये क्या बता रहा है हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ, अमाउंट मतलब मोल फ्रैक्शन से ही रिप्रेजेंट करेंगे ए और बी के अमाउंट को। ठीक है, तो यहां पे सीधा मैं लिख रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। इसमें जो ए का अमाउंट है उसे हम ए वाई ए से रिप्रेजेंट करेंगे और बी का अमाउंट जो है उसे हम वाई बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वेपर फेज और लिक्विड फेज में। ठीक है, यहां तक ये इक्वेशन मिल गया, और इन्हीं दोनों इक्वेशन की मदद से हम जो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है उसे हम यहीं से कैलकुलेट करेंगे। कैसे? वाई ए जो है वो क्या हो जाएगा हमारे यहां से, पी ए पी टी, और वाई बी जो है वो क्या हो जाएगा हमारे यहां से, पी बी पी टी। ये दो इक्वेशन को याद रखना, न्यूमेरिकल कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, मतलब डायरेक्ट आपको कहेगा कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। ठीक है, इन वेपर फेज, और आपको पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर की वैल्यू दे रखेगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, दोनों को डिवाइड करना, आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कह दिया फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज, तो उस केस में हम क्या इक्वेशन यूज करेंगे, यहां से एक्स ए इज इक्वल टू पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट, एक्स बी इज इक्वल टू पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को याद रखना, न्यूमेरिकल डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता है इन दोनों इक्वेशन से। ठीक है, रॉल्फ लॉ से क्वेश्चन आएगा सबसे पहले, तो आपको इन चार इक्वेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है, जिससे मैं भी एक क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, इन इक्वेशन पे बेसिस एक क्वेश्चन मैं भी यहाँ पे करवा दूंगा। दूसरा, आपको इस इक्वेशन की मदद से, इन चार इक्वेशन की मदद से क्वेश्चन पूछ सकता है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए दे देगा, या फिर टोटल प्रेशर फाइंड करने के लिए दे देगा, पार्शियल प्रेशर फाइंड करने के लिए दे देगा। आपको सारे के सारे इक्वेशन पता है। ठीक है, आपको क्या करना है, सीधा वहां पे वैल्यू पुट करना है जो दे रखा है वो, और कैलकुलेट करके जो मैथमेटिकल वैल्यू होगा वो पुट करना पड़ेगा आंसर में। ठीक है, तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, रॉल्फ्स लॉ से रिलेटेड। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से एक बार पढ़ो। ठीक है, तो देखो भाई, इसे सॉल्व करते हैं अब। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, प्योर बोल दिया है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू दे रखा है हमें यहां पे, प्योर लिक्विड ए पी ए नॉट की वैल्यू है, प्योर लिक्विड बी ये पी बी नॉट की वैल्यू है। ठीक है, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, ये हमें दे रखा है क्या, पी टोटल पी टी, देन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज एंड इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, एक्स ए एंड एक्स बी कैलकुलेट करना है, और इसके लिए हमें क्या करना है, वाई ए एंड वाई
बी कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आया आप सबको? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो कैसे करना है इसे। हमें पी ए नॉट दे रखा है 400 mm Hg, यही था ना? 450 mm Hg। पी बी नॉट दे रखा है 700 mm Hg। ठीक है, उसके बाद जो पी टी है, पी टोटल, ये दे रखा है 600 mm Hg। और हमें फाइंड करना है एक्स ए और एक्स बी, ये हमें फाइंड करना है, और वाई ए और वाई बी हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो अब इसमें से अगर हम, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या होता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी 1 के बराबर होता है। तो अगर हम ये निकाल लिए तो आसानी से हम 1 से माइनस कर देंगे, हमें वाई एक्स बी मिल जाएगा। और सिमिलरली इसमें भी यही होता है, वाई ए प्लस वाई बी 1 के बराबर होता है। अगर हम ये निकाल लिए, ठीक है, किसी एक की वैल्यू निकाल लिए, तो आसानी से हम दूसरा निकाल सकते। अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा जो काम है वो एक्स ए कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, चलते पीछे। पहले यहां पे देखो, इन 4 इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन आपको सबसे एप्रोप्रिएट लग रहा है, जिसकी मदद से एक्स ए की वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से जरा सोचो, इसमें तो एक्स ए का टर्म ही नहीं है, इसमें एक्स ए भी है, एक्स बी भी है, और आपको दोनों कैलकुलेट करना है। इसमें एक्स बी है, हमें चाहिए क्या, एक्स ए। इसमें एक्स ए है, हम इस इक्वेशन का अगर यूज करते हैं तो हमें बहुत ही आसानी से एक्स ए का वैल्यू मिल जाएगा। क्या था इक्वेशन, यहां से इक्वेशन था हमारा यहां पे, पी टोटल इज इक्वल टू पी बी नॉट प्लस एक्स ए पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। अब देखो इसमें हमें पी टोटल का वैल्यू दे रखा है कितना, 600। पी बी नॉट का वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 700 प्लस एक्स ए। पी ए नॉट का वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 450 माइनस पी बी नॉट का वैल्यू हमें दे रखा है 7। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसे सॉल्व कर देना। पहले इधर 7 को 100 को इधर लाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, -100 इज इक्वल टू एक्स ए। इन दोनों को जब सॉल्व करोगे आप, ठीक है, तो आपको मिलेगा -250। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और एक्स ए इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 250। 50 से 50 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और एक्स ए जो है वो 0.4 हमारे पास मिल जाएगा। एक्स ए की वैल्यू क्या होगी हमारा, 0.4। ठीक है, अब अगर यदि हमें एक्स ए मिल गया तो एक्स बी हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 माइनस एक्स ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.4 0.6। ठीक है, समझ में आया यहां तक? अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है हमारा, वाई ए का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पी ए डिवाइडेड बाई पी टोटल। ठीक है, अभी अब जस्ट मैंने अभी पीछे बताया आपको। ठीक है, पी ए डिवाइडेड बाई पी टी, पी ए डिवाइडेड बाई पी टी। हमें पी ए चाहिए। पी ए के लिए हमारे फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। ठीक है, आपको इनमें से पी ए नॉट का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, क्या है, 450, और एक्स ए का जो वैल्यू आया है 0.4। ठीक है, क्या होगा यहां से, 450 एंड 0.4। ठीक है, ये पॉइंट से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 0 हाथ में दो, mm Hg। ये किसका वैल्यू चाहिए हमारा, पी ए का। ठीक है, पुट कर देंगे इसमें 170, और पी टोटल का वैल्यू दे रखा है हमें 600। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, पी ए की वैल्यू जो है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा जो वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू आप कैलकुलेट करके यहां से खुद से यहां पे लिख लेना। ठीक है, और फिर 1 माइनस कर दोगे वाई बी के लिए, 1 माइनस वाई ए करोगे, आपको
फाइनल क्या मिल जाएगा, यहां से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था रॉल्स लॉ, और रॉल्स लॉ से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हुआ है, ये वहां पे 170 की जगह पे 180 होगा। ठीक है, 180 होगा। ठीक, ये 180 होगा, इसे प्लीज करेक्ट कर लेना। ठीक, अब इसे डिवाइड करें अगर हम, तो 0 यहाँ से जो वैल्यू आएगा 0.3। ठीक है, 0.3, और यहाँ से सीधा वाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0.3, 0.7। ठीक है, ये हुआ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, अब हमारा रॉल्स लॉ से ही रिलेटेड, अब देखो रॉल्स लॉ जो हम पढ़ रहे थे, इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी, और इसमें से दो का दोनों क्या था, हमारा वोलाटाइल था। ठीक है, रॉल्स लॉ में जो हम पढ़ रहे थे, इसमें क्या पढ़ रहे थे, सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड, क्या था हमारे पास, सॉल्यूशन था ए प्लस बी का, और इसमें से दोनों क्या थे, हमारे वोलाटाइल थे। दोनों क्या था, हमारा वोलाटाइल था। ठीक है, दोनों वोलाटाइल था। और इसके बाद जो हमारे पास आया था पी टोटल, वो क्या आया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और यहां से आ गया था हमारा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। अब अगर यदि इनमें से कोई भी एक नॉन वोलेटाइल रहा एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है, एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे अगर इनमें से कोई भी एक नॉन वोलेटाइल रहा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा वैल्यू, सपोज की एक्स ए, सपोज की ए जो है वो क्या है हमारा, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, एट एनटीपी पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा पी ए नॉट की वैल्यू क्या हो, 0, ये हो जाएगा 0, और फाइनली पी टोटल की वैल्यू हो जाएगी, वो क्या होगा, पी ए नॉट एक्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अभी तक ये रॉल्स लॉ में बेसिकली हमें जो पढ़ते हैं वो सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट एंड बोथ कंपोनेंट आर वोलेटाइल। अगर यदि इनमें से अगर आपको कह दिया क्वेश्चन में कि एक नॉन वोलेटाइल है, जो कि ऐसा आता नहीं है क्वेश्चन न्यूमेरिकल में एग्जाम में, ठीक है, तो उस टाइम क्या करना पड़ेगा, जो नॉन वोलेटाइल रहेगा उसे हमें 0 करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ए को नॉन वोलेटाइल माना है, तो ए 0 हो गया, हमें फाइनल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर, वो पी बी के फॉर्म में मिला। अगर ये बी अगर नॉन वोलेटाइल रहा तो वो ए के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा रॉल्स लॉ, और उससे रिलेटेड सारे जो प्लॉट्स में पढ़ने थे, और उससे रिलेटेड एक मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे करवा दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है इस सॉल्यूशन चैप्टर में, वो है फिर से हम सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। हम पीछे एक बार क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के जो फिजिकल स्टेट है उस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर चुके हैं किसका, सॉल्यूशन का। अगर सॉल्यूशन सॉलिड रहा, ठीक है, लिक्विड रहा, गैस रहा, तो फिर उसके लिए फिर हर एक स्टेट के लिए फिर 3 कंडीशन बने थे। अब हमें यहाँ पे जो सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, वो पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल्स हैं, हम ए और बी को जो मिक्स कर रहे हैं सॉल्यूशन में, उन ए और बी के बीच में जो इंट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, ठीक है, उस बेसिस पे हमें क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन सॉल्यूशन का। ठीक है, क्या है हमारा नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ intermolecular force of interaction, intermolecular force of attraction। और इसके बेसिस पे हमें 2 तरह के सॉल्यूशन पढ़ने, पहला आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहला क्या हमारा आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है, देखो हमें बेसिकली क्या करना है कि हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी मिला रहे हैं, और हमें क्या मिल रहा है, सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो ए है, ए का जो कंटेनर में हम जो ये लिक्विड जो ले रखे हैं, इसके बीच में भी इंट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्शन लग रहा होगा, ए के बीच में, इधर बी के बीच में लग रहा होगा, और जब मिलाएंगे तो ये ए बी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा होगा। अगर यदि ए के बीच का इंटरेक्शन बी के बीच का इंटरेक्शन बराबर है ए बी के बीच के इंटरेक्शन का, तो हम उसे
आइडियल कहेंगे। आइडियल में क्या होगा हमारा, ए ए बराबर होगा बी बी। ये ए माइनस ए नहीं है, ये इंटरेक्शन को शो कर रहा हूं मैं। ए और ए के बीच का इंटरेक्शन बराबर होगा बी बी के बीच का इंटरेक्शन, और ये बराबर होगा ए बी के बीच का इंटरेक्शन। तो हम इसे क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। और अगर यदि ये ए के बीच का इंटरेक्शन बराबर नहीं होगा बी बी के बीच का इंटरेक्शन का, और ये बराबर नहीं होगा ए बी के बीच का इंटरेक्शन, उसे हम नॉन आइडियल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर यदि ये केस रहा, अगर इंटरेक्शन इक्वल रहे, ठीक है, तो इस प्रकार के जो सॉल्यूशन है उसका स्टडी करना काफी आसान होता है। ठीक है, ये जो इस प्रकार की जो सॉल्यूशन है उसका स्टडी करना काफी आसान होता है, क्योंकि इसमें जो रॉल्स लॉ हमने पढ़ा है, ठीक है, अगर सपोज मैं रॉल्स लॉ ही अप्लाई करना चाहूं तो जो हमने पढ़ रखा है रॉल्स लॉ वो कंप्लीटली आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करेगा, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को अगर मैं अप्लाई करना चाहूं तो कंप्लीटली फॉलो नहीं करेगा, उसमें डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, तो जो आइडियल सॉल्यूशन है ये काफी आसानी से इसकी सारी स्टडी की जा सकती है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आसानी से इसका स्टडी नहीं किया जा सकता है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक विद पॉजिटिव डेविएशन, एक विद नेगेटिव डेविएशन, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज मैं जो आइडियल सॉल्यूशन है उसके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होने वाला है हमारा, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है कि इंटरेक्शन जो है वो ए और बी के बीच का जो बराबर है ए और बी के बीच का, तो जो इसके जो प्रॉपर्टीज हैं, आइडियल सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज हैं उसे हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जो कि हमारा जो स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले आए हैं, जैसे रॉल्स लॉ मैं अगर इसमें अप्लाई करना चाहूं तो वो कंप्लीटली रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में लिखेंगे हम क्या, सॉल्यूशन हुज प्रॉपर्टीज solution whose properties can be explained on the basis of molecular force of attraction between solute and solvent is called आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, देखो आइडियल सॉल्यूशन जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उसे हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यहीं पे अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन solution whose properties cannot be explained on the basis of the intermolecular force of attraction between solute and solvent is known as non-ideal solution। ठीक है, ये हुआ ब्रीफ इंट्रोडक्शन आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। ठीक है, अब हम इन दोनों सॉल्यूशन के ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन के ये दो टाइप्स आए हैं हमारे, आइडियल और नॉन आइडियल, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।